नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। आज अपने ई कंटेंट में बीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट देखेंगे चैप्टर फर्स्ट तुलनात्मक राजनीति, अर्थ प्रकृति, विषय क्षेत्र और महत्व के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। पूर्व के ई कंटेंट में हमने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति के संदर्भ में पढ़ा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र देखेंगे। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र वैसे बड़ा ही विवादास्पद है। इसके विषय क्षेत्र की मुख्य समस्या यह है कि तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या शामिल किया जाए और क्या क्या इसके अध्ययन से बाहर रखा जाए। इसके विषय क्षेत्र के सीमांकन की समस्या इस कारण और भी उलझ जाती है कि इसके विचारक अध्ययन पद्धतियों, विश्लेषण के उपागमों, सिद्धांत के प्रकारों व विश्लेषण की इकाई पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को लेकर परंपरावादी और आधुनिक राजनीति शास्त्रियों में बहुत ही गहरा मतभेद है। परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने तुलनात्मक राजनीति को अत्यंत संकुचित अर्थ में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार तुलनात्मक शासन का अर्थ है शासन के कानूनी यंत्रों और प्रक्रियाओं का इस दृष्टि से अध्ययन करना कि वे शासन के विभिन्न अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासन के बीच अंतःक्रिया का परिणाम हो। परंपरावादी जो भी विचारक रहे, उन्होंने अनौपचारिक कारक जैसे कि दबाव गुट, हित समूह आदि की भूमिका की अपने अध्ययन में कोई भी चर्चा नहीं की है। जब से तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्रारंभ हुआ है, इसका अध्ययन क्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया। तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र को अधिक विस्तृत बनाती है क्योंकि यह ऐसे कारकों को भी शामिल करती है जिनकी ओर अतीत में कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत अब हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? हम सरकारों के बारे में तो पढ़ेंगे ही, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, लेकिन इसके अलावा संविधानों, हित समूहों, राजनीतिक दलों, निर्वाचन और मतदान व्यवहार, कानून की पद्धतियों, लोक प्रशासन, राजनीतिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण, इनका भी विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक परिवेश के साथ साथ जो प्राकृतिक रचना, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक संस्कृति आदि का भी अध्ययन आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा किया गया है। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र संबंधी विभाग को जीन ब्लॉन्डेल ने दो बातों से संबंधित बताया है। ये हम देख रहे हैं तुलनात्मक राजनीति की सीमा संबंधी विवाद और दूसरा है मानकों व व्यवहार के पारस्परिक संबंधों संबंधी विवाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीमा संबंधी विवाद। सभी राजनीतिक वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राष्ट्रीय सरकारों से है और इसमें भी केवल सरकारी ढांचों का अध्ययन नहीं, अपितु सरकार के क्रियाकलाप और गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक कार्यों का भी अध्ययन आवश्यक रूप से सम्मिलित रहता है। लेकिन उनमें विवाद इस बात को लेकर है कि तुलना से संबंधित राजनीतिक कार्यकलापों से क्या अर्थ समझा जाए। इस संबंध में भी दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, एक कानूनी दृष्टिकोण और दूसरा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कानूनी दृष्टिकोण क्या कहता है। कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल उसी राजनीतिक व्यवहार की तुलना होनी चाहिए जो संविधान में कानून द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबद्ध है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों की मान्यता है कि संविधान ही शासन के ढांचे का संगठन करता है और इसी के द्वारा हर संस्था के कार्यों का नियमन होता है। इसलिए तुलना राष्ट्रीय सरकारों के आधार, संविधान व इनके द्वारा जो नियत क्रियाकलाप होते हैं उनकी होनी चाहिए। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि ऐसी तुलना केवल सतही और दिखावटी होगी, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान व संविधान द्वारा नियत राजनीतिक कार्यकलापों का अध्ययन उसकी राजनीतिक व्यवस्था की असली प्रकृति का कोई संकेत नहीं देती है।
दूसरा दृष्टिकोण है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। जीन ब्लॉन्डेल ने राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को अत्यधिक मौलिक माना है। तुलनात्मक राजनीति में केवल कानूनी संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन व तुलना पर्याप्त नहीं है। व्यवहारवादियों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं, गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार के संबंधित सब तथ्य एकत्रित करके विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में तुलना की जानी चाहिए। यह है सीमा संबंधी विवाद और उसके भी अंतर्गत दो दृष्टिकोण, कानूनी दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण। दूसरा जो जीन ब्लॉन्डेल ने विवाद बताया है वो है मानकों व व्यवहार के संबंधों का विवाद। तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र संबंधी दूसरा विवाद मानकों व व्यवहार से संबंधित है। मानकों की अभिव्यक्ति कानूनों, प्रक्रियाओं व नियमों में मानी गई है, परंतु राजनीतिक व्यवहार कई बार इन कानूनों के प्रतिकूल होता है और यही तुलनात्मक अध्ययन में जटिलता उत्पन्न करता है। यदि राजनीतिक आचरण मानकों के अनुकूल रहें तो तुलना करना आसान हो जाता है, किंतु आमतौर से ऐसा संभव नहीं होता है। राजनीतिक व्यवहार को तुलना से बाहर रखना राजनीतिक व्यवस्थाओं की वास्तविकता से दूर रहना है। अतः तुलनात्मक राजनीति में यह भी देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक व्यवहार मानकों के अनुकूल है या प्रतिकूल। वस्तुतः मानक व्यवहार दोनों ही अचल नहीं रहते, क्योंकि दोनों ही गतिशील हैं। मानक में परिवर्तन व्यवहार में परिवर्तन लाता है और स्वयं व्यवहार भी नवीन मानकों की स्थापना का कारण बन सकता है। तो संक्षेप में तुलनात्मक राजनीति में न केवल शासन तंत्रों व संगठनों की तुलना की जाती है, वरन मानक व व्यवहारों के संबंधों का विश्लेषण भी किया जाता है। इसके अलावा इन दोनों का समावेश आवश्यक माना गया है। आगे हम देखेंगे कि वर्तमान में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में किन किन विषय वस्तुओं के अध्ययन पर जोर दिया जा रहा है। उनमें कुछ बिंदु यहाँ दिए गए हैं। पहला है विश्लेषणात्मक आनुभविक खोज। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आनुभविक अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। अध्येता स्वयं राजनीतिक संस्थाओं के बजाय उसमें क्रियाशील जो कार्यकर्ता होते हैं उनके व्यवहार का भी अध्ययन करता है। दूसरा है अवसंरचना का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति का अध्येता औपचारिक संरचना के बजाय अवसंरचनाओं के अध्ययन को अधिक महत्व देता है। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के साथ साथ राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, लोकमत आदि के अध्ययन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा है विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल। तुलनात्मक राजनीति जो है वो केवल विकसित पश्चिमी देशों की शासन प्रणालियों के अध्ययन पर जोर नहीं देती, बल्कि इसके साथ साथ जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जैसे अफ्रीका और एशियाई क्षेत्र, उनके सरकारों के अध्ययन पर भी बल दिया गया है। तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन अब कुछ चुनी हुई यूरोपीय अथवा अमेरिकी सरकारों का अध्ययन नहीं रह गया है, बल्कि इसमें ऑल ओवर जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, अनडेवलप्ड कंट्री हैं या विकास की ओर जो उन्मुख हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। अगला बिंदु है अंतःशास्त्रीय उपागम। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि का भी अध्ययन किया जाता है और लेखकों ने अधिक से अधिक उन उपकरणों का अध्ययन किया है जिन्हें उन्होंने सोशलॉजी से, साइकोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, बायोलॉजी से ग्रहण किया है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में विद्वानों द्वारा अंतःशास्त्रीय उपागम अपनाने के कारण यह कहा जा सकता है कि राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में एक प्रकार की नवीन क्रांति आ गई है। और अंतिम बिंदु है मूल्य विहीन राजनीतिक सिद्धांत। तुलनात्मक राजनीति का संबंध वस्तुओं के आदर्श रूप से न होकर उनके वास्तविक रूप से है। अतः तुलनात्मक राजनीति में मूल्य मुक्त राजनीतिक सिद्धांत ने मूल्य युक्त सिद्धांत का स्थान ग्रहण कर लिया है। अब राजनीति में
मूल्यों का स्थान नहीं है, बल्कि मूल्य विहीन जो राजनीति है उस पर अधिक बल दिया जा रहा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, राजनीति में नैतिकता का पतन हो रहा है, भ्रष्टाचार, बेईमानी, अपराधीकरण जो है वो बढ़ रहा है, और उसका प्रमुख कारण है कि राजनीति में मूल्य विहीनता की स्थिति को स्वीकार कर लिया गया है। तो संक्षेप में यहाँ हम ऑल ओवर जो हमारा कंक्लूजन निकलता है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में उन लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिन्होंने अध्ययन के क्षेत्र को केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसके साथ साथ अफ्रो एशियाई और लैटिन अमेरिकी जो क्षेत्र हैं उनके अध्ययन को भी इसमें शामिल करके इसके विषय क्षेत्र को विस्तृत करने का प्रयास किया है।